बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज मेरे छोटे भाई, मेरे यूट्यूब के उस्ताद सदीक जान हमारे साथ मौजूद होंगे। बड़ी मुश्किल के बाद, एक तवील अरसे के बाद ये आज काबू आए हैं। इंटरव्यू का वक्त नहीं दे रहे थे, तो आज 3 से 4 ऐसी खबरें हैं जिस पर सदीक जान के साथ हमारा गर्मा गर्म किस्म का टाकरा होगा, तीखी मीठी किस्म की हमारी बहस होगी। तो सदीक जान को सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं और इनसे छोटा सा सवाल ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप हमसे इतने दूर दूर क्यों रहते हैं। जब भी ये नाज़रीन हमें देखते हैं तो बड़े सराहते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि दो प्यारे दोस्त हमारे यूट्यूबर जो हैं एक साथ बैठे हैं, तो बड़ी खुशी होती है देखने वालों को। तो चलें पहले इसका जवाब दे दें, फिर आगे चलते हैं। मुलाकात तो आपसे रोज़ सुप्रीम कोर्ट में होती है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पिछले दिनों में क्योंकि इतना उलझा रहा, आपसे बात नहीं हो सकी। मैं मदद खाऊँ और अब इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहे। वैसे आपको मैं सराहता हूँ, कल मैंने आपकी वीडियो देखी जो आपने हामिद खान के मौजू पर की थी। ज़बरदस्त किस्म की आपने वीडियो की, लेकिन आपने उसमें तमाम वकला बरादरी को आपने रगड़ दिया, तमाम सहाफ़ी बरादरी को रगड़ दिया। हालांकि उसमें छोटे से ऐसे सेक्शंस हैं जो काली भेड़ें हैं, जो हमारी सहाफ़ियों की बरादरी में मौजूद हैं, जो वकला की बरादरी में मौजूद हैं। और आज कुछ वकला से मुलाकात हुई, वो बड़े गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे आपकी वीडियो देखने के बाद। देखें, बात यह है कि मैं अगर बैठ के आपके सामने अगर कहूँ कि जितने चोर सहाफ़ी हैं ना वो बेशर्म है, तो अगर आप चोर नहीं हैं तो आपके माथे पे तो कोई बाल भी नहीं आएगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, पैसे लेने वाला सहाफ़ी है या गुंडागर्दी करने वाला वकील है, जो भी गलत है, जो भी कानून हाथ में लेता है, जो भी गुंडागर्दी करता है, जो भी जुल्म करता है, जो भी ज्यादती करता है, इमरान वसीम साहब मेरी अर्ज़ ये है कि अल्लाह ताला जब किसी को इख्तियार और ताकत देता है ना, तो फिर उस बंदे को उस इख्तियार और उस ताकत को अल्लाह से डर के और इस्तेमाल करना चाहिए। वो फिर जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, वो मजलूम के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। देखिए सदीक जान साहब, मैंने तो सबसे पहले जब आपको सवाल किया था, आपकी उस वीडियो को सराहा, उस वीडियो के कंटेंट को सराहा। आपने जो कमेंट्री की, आपने जो हकाइक लोगों के सामने बयान किए, वो बड़े ज़बरदस्त थे। मैं खुद ज़ाती तौर पे उससे मुतासिर हुआ हूँ। लेकिन उसमें एक जो चीज़ जिसकी मैंने निशानदेही की कि आपने सबको रगड़ दिया। नहीं, सबको नहीं रगड़ना चाहिए था। नहीं। थोड़ी सी आपको उसमें तफरीक देखिए, मैं आप देखें, हम वो वकला जो पैसे नहीं लेते, जो बदमाशी नहीं करते, जिनका शुमार काली भेड़ों में नहीं आता, उनकी शिकायत देखें जायज़ है। मैं एक अर्ज करता हूं, देखें जितने अच्छे वकील हैं, यकीन करें चंद एक शोबे ऐसे हैं कि जिसमें वो इतना नेक नामी कमा सकते हैं और अल्लाह के यहाँ उनका इतना मकाम और मर्तबा हो सकता है कि एक वकील कितना ताकतवर होता है। अगर वो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो, अगर वो मजलूम के साथ खड़ा हो, अगर वो गरीब के साथ खड़ा हो, नहीं हो सकता है गरीब को रिलीफ भी दे सकता है, दिलवा सकता है, तो होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो पोजीशन बन गई, अब पुलिस की हम बात करते हैं कि पुलिस करप्ट है, हम देखते नहीं है ये। आप देखें, ये हम इस्लामाबाद पुलिस के जो सुप्रीम कोर्ट में जवान ठहरे उन्हें देखते नहीं है? बिल्कुल, सारा दिन बड़ी मेहनत के साथ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट करते हैं, आने वाले लिटिगेंट की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे भी तो लोग मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे हम पुलिस वालों को जानते हैं जो तसव्वुर नहीं है कि वो कभी पैसा ले सके। तो ये जब हम किसी की बात करते हैं, जब हम मीडिया की बात करते हैं, वकला की बात करते हैं, साफियों की, उसमें हमारा टारगेट डेफिनेटली वो लोग होते हैं कि जो करप्ट हैं। वरना मीडिया के पास भी ताकत है, वकला के पास भी ताकत है। खुदारा ये ताकत करप्शन, लूटमार, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये आप अपनी जाती अना के लिए, अपनी करप्ट चीजों को, अपनी दो नंबरी, अपनी लूटमार, अपनी कब्जा, उसके लिए ना इस्तेमाल करें। मेरा तो ये केस है। चलें इसी पे आगे चल के भी थोड़ी सी और गुफ्तगू होगी, क्योंकि दो जो मेरे टॉपिक्स हैं वो इसी इशू से रिलेटेड हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे थे जो इलेक्शन कमीशन का भी 2 दिन पहले फैसला आया NA-75 डस्का के हवाले से। उस फैसले के बाद वफाकी काबीना का जो इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हंगामी तौर पे तलब किया था, आपको भी मालूम है, मुझे भी उसी शख्स ने बताया जिसने आपको बताया कि जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो कुछ वज़रा ऐसे थे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यह मशवरा दिया कि हमें यह फैसला अदालतों में चैलेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में जाते हैं, क्योंकि जब वज़रा की सजेशन आई तो इमरान खान ने कोई कमेंट नहीं किया कि आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, नहीं करता हूँ। फैसला महफूज करने के बाद अगले दिन लाहौर में जाते हैं, अजीज़ अली मलिक के साथ मुलाकात होती है, फिरदौस आशिकावान के साथ होती है, लीगल टीम के साथ होती है, और वहाँ पर फैसला हो जाता है कि इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस फैसले को ओवरऑल कैसे देखते हैं? क्या हमजा शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से अगर रिलीफ मिल सकता है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा? और यह भी बताएं कि ये फैसला करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहीं एक तीर से 2 शिकार तो नहीं किए? देखें, आपने जो बात किया, मुझे वो अजमत से शेख साहब का वो अक्सर मैं हवाला देता हूँ, वो कहते थे रीड माई लिप्स। तो मैं आपके
लिप्स पढ़ रहा हूँ जो आप कहना चाहते हैं, और वो भी ये एक नाज़रीन पता नहीं पढ़ पाएंगे वो- नहीं, मैंने कहा क्या है। वो दूसरा वो ये भी कहते होते थे कि कौंसल जो बात मैं नहीं कह रहा वो बात आप समझ जाएं कि जो मैं कहना चाहता हूँ और कह नहीं रहा। देखिए इमरान वसीम साहब, इसमें एक लीगल एंगल है, एक पॉलिटिकल एंगल है। लीगल एंगल तो यही है, बहुत सारे वकला कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का केस बड़ा तगड़ा है और उनको अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा है पॉलिटिकल एंगल। तगड़ा इसलिए भी है, अगर चैलेंज नहीं करते तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आपने धांधली कराई है, इंतजामिया को आपने अपने साथ शामिल किया है, पुलिस को आपने अपने साथ शामिल किया है, तो ये ब्लेम तो तहरीक इंसाफ पे लगता रहेगा। इस हवाले से तो ये दुरुस्त लगता है कि फैसला चैलेंज किया जाए। जो कहते थे कि हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए था, वो इस पॉइंट पे कहते थे, वो कहते थे देखें हम नून लीग को इन्हीं चीज़ों पे क्रिटिसाइज करते थे कि तुम अदालतों में चले गए। वो कहते हैं कि हमें जाके मैदान में मुकाबला इसलिए करना चाहिए कि ये, वो कहते थे कि हमें तहरीक इंसाफ को कब परेशानी होनी चाहिए थी, उस वक्त होनी चाहिए थी अगर ये तहरीक इंसाफ की सीट होती जैसे नून लीग की थी। 90 से नून लीग यहां से जीतती आ रही है और 2018 का इलेक्शन 40,000 की लीड से जीता है। वो कहते हैं कि भाई हमने तो गेन किया है। वैसे 2018 का आपकी बात काट रहा हूं और नाजरीन से माजरत चाहता हूं, 2018 के इलेक्शन में 40,000 के लीड से जीते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तो कैंडिडेट उनकी टिकट से लड़ रहे थे, दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे थे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। उन्होंने अच्छी खासी लीड हासिल की थी, लेकिन जीत वो नहीं पाए थे। और 40,000 की नून लीग की लीड हासिल करने की वजह यह भी थी कि वहां पर जो टिकट तकसीम किया गया उसकी वजह से वोट वहां पर डिवाइड हुए और नून लीग की लीड जो है वो 40,000 से और अब वो दोनों इकट्ठे थे, बल्कि एक दो और भी उम्मीदवार थे वो भी इनके साथ है, इस वजह से उन्होंने ये वोट इतने लिए। और इस हवाले से असदुल्ला खान साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सामने रखे थे अपनी वीडियो में। तो वो ये कहते हैं कि हम अदालत से जीत जाने की बजाय हम मैदान में जाके हार जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है कि हम एक पॉलिटिकल हम स्टांस लें, स्टैंड लें। लेकिन ज़ाहिर है ये उनका इस्तेकाक है, इख्तियार है। उसकी वजह यह है, आपको भी पता है कि ठीक है पार्टी के फैसले होते हैं, लेकिन एक उम्मीदवार भी तो है ना जिसने इतनी मेहनत की है और जो इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद एक बार फिर वो एक पूरी वो करेगा। तो ये बहरहाल उनका अपना एक फ़ैसला है। अब हम तो देखेंगे कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन मैं बहरहाल इलेक्शन कमीशन और इमरान खान हुकूमत की तलखियाँ जो है वो बढ़ती हुई देख रहा हूँ। तो क्या उस बात से एग्री करते हैं कि ये अदालत में जाना, इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना, एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं? देखिए मसला ये है, तहरीक इंसाफ को तो वो उतना यकीन नहीं है लाहौर हाई कोर्ट पर, लेकिन जितना शरीफ ख़ानदान को है। शरीफ ख़ानदान को तो इतना यकीन और एतमाद है। जैसे लाहौर में कुछ लोग हैं, वो जब भी उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो दिन रात, क्योंकि 24 घंटे दरबार खुला होता है, दाता दरबार, तो वो दाता सब चले जाते हैं। और तो आप दाता दरबार की बात कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट की बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि शरीफ ख़ानदान कहता है कि दुआ करें साथ दबा भी करें। तो वो कहते हैं कि अदालतें भी 24 घंटे काम करती हैं। वो कहते हैं हम रात को भी चले जाएं तो हमें लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा और भरपूर मेरिट पे मबनी फैसले हमारे हक में आएंगे। आपने कई मौक़ों पे देखा, हमजा शहबाज घर की बेसमेंट में छुप गए, उनको ज़मानत मिल गई गए बगैर। और शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, पुलिस ने घिराव कर रखा था कि उसको बाहर से गिरफ्तार कर लेंगे और फिर वो छोड़ें, आप बहस को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। अभी आपने वकला के ऊपर गर्मा गर्म किस्म की एक वीडियो कर रखी है, पहले आप वो तो फेस कर लें। चलें अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पीर को नाज़रीन एक बड़े केस की समाअत होने वाली है। जस्टिस काजी फाजिल साहब और दीगर फरीकान की जानिब से जो नजरसानी की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, उस रोज़ को 1 मार्च को एक और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और वो डेवलपमेंट जो है फिरदौस आशिक अवान के लिए कोई बुरी खबर ला सकती है। इस हवाले से आप आगाह हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? फिरदौस आशिक अवान जिन्हें पहले वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी के उहदे से हटा दिया गया था, अब उनके लिए दोबारा वैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको सदीक भाई ऐसा कोई अंदाज़ा है इसका? वो तो क्योंकि मैं सवाल करूं? हाँ, वो उस फैसले में क्योंकि लिखा हुआ था कि उनकी बिल्कुल नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस काजी फाइसा केस का तफसीली फैसला जारी किया था, उसमें जस्टिस उमरता बंदियाल और उनके साथ 6 जजेस ने इस बात पे इत्तफाक किया था कि जो रेफरेंस के मामले पर फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके जो अल्फाज थे, जो उन्होंने जुमले अदा किए, वो ऐसा कंटेंट था जिससे तौहीन अदालत का एलिमेंट जो है वो सामने आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की सिफारिश की थी। और अभी 2 रोज़ पहले जो जस्टिस काजी फाइसा ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नजरसानी की दरख्वास्तों पर लाइव समाअत होनी चाहिए, सरकारी मीडिया भी दिखाए, प्राइवेट मीडिया भी दिखाए। लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि पहले रोज़ जो है इस मामले को हाईलाइट किया जाएगा कि वो बंदा या वो बंदी जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसे हुकूमत की जानिब से नवाजा गया और ये अदालती फैसले का एहतराम किया गया है कि उन्हें दोबारा से वज़ीर आला पंजाब का मामले खुसूसी बराए इतलात लगा दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं सदीक? देखें, ये मामला है तो बड़ा नाजुक
कि वाकई अदालत ने लिखा था और उसके बाद उनको मामले खसूसी लगा दिया गया। बहरहाल ये मामला आएगा तो शायद इनको ख़ुद हटाना पड़े या अदालत उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी कार्रवाई शुरू करके और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दे। तो ये तो बहरहाल आने वाला जो है वो वक्त बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस के हवाले से मार्च का महीना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि जैसा कि आपको भी पता है, आपको मुझसे ज़्यादा चीज़ों का पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था वो कार्रवाई का, वो सारी कार्रवाई हो गई FPR की, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास आ गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शायद अभी तक उसके ऊपर इसलिए कुछ नहीं किया होगा शायद। मेरे ख्याल से कार्रवाई शुरू होने जा रही थी अक्टूबर के महीने में, और इस दौरान जो है सेठ वकार साहब अलील हो गए थे, बीमार हो गए थे, और बाद में अल्लाह ताला का मतलब वो उनका इंतकाल हो गया, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, तो वो प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन बहरहाल अच्छा है कि इतने अरसे से ये मामला पड़ा है, 2 साल तकरीबन हो चुके हैं। मार्च में अगर इसको सुनकर कंक्लूड कर दिया जाता है कि ये मामला, मेरा ख्याल है कि एक और भी वजह हो सकती है। एक और वजह ये हो सकती है कि क्योंकि रिव्यू पेंडिंग है। क्योंकि आपको याद है ना, जब पहले कार्रवाई हो रही थी तो जैसे ही काजी फ़ाइज़ साहब ने दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर समाअत नहीं की थी और अभी उन्होंने मतलब कि कार्रवाई से नहीं रोका था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने खुद से ही उन्होंने प्रोसीडिंग को रोक दिया था, कि कार्रवाई को रोक दिया था कि क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो लिहाजा अभी हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है क्योंकि रिव्यू पेंडिंग था और पेंडिंग है, इसलिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कुछ नहीं किया। और अब जब रिव्यू जो है वो उसके ऊपर फैसला आएगा, जो कि वैसे तो बहुत सारी क्या सराइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे दावे हो रहे हैं कि 10 है तो 5-5 भी हो सकता है और बड़ी वो चीज़ें। तो मेरा ख्याल है रिव्यू का आपको पता है 7-3 भी हो सकता है जैसे पहले हुआ था, 7-3 भी हो सकता है, 6-4 भी हो सकता है।